हाँ जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो है चेंज ऑफ मेथड विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं इसको समझाने के लिए यूज करूंगा वो DU एग्जाम DCOM ऑनर से है और आपके असाइनमेंट में वो क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन की सबसे पहले समरी बना लेते हैं और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है स्टार लिमिटेड विच कमेंस बिजनेस ऑन 1st of April 2011 applies 15% diminishing balance method to charge depreciation on machine on 31st of March every year। तो एक कंपनी ने अपना बिजनेस 1st of April 2011 को कमेंस किया और उसने डिसाइड किया 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करने का। एवरी ईयर 31st मार्च ये मेथड अप्लाई करते हैं और फिर लिखा है बैलेंस इन मशीन ऑन 1st of April 2014। हमें 1st of April 2014 का बैलेंस गिवन है और ये फिगर हमें गिवन है 3,68,475। इट मीन्स पहली बात हमें बिगिनिंग बैलेंस नहीं पता, हमें 2014 का बैलेंस पता है। ये भी लिखा है ऑन 1st of October 2014, 1st of October 2014 एक परचेज उन्होंने की है। इट बाइज ए न्यू मशीन फॉर रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपीज में एक न्यू एडिशन किया गया। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी चेंजेस इट्स मेथड ऑफ डेप्शन एंड अडॉप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 में कंपनी ने अपना मेथड भी चेंज कर लिया है और अब इन्होंने अपना मेथड जो कर लिया है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। पहले प्रीवियसली ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते रहे हैं बट करंट ईयर में इन्होंने अपना मेथड 15% परसेंटेज वैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ मेथड डिफाइन है स्ट्रेट लाइन मेथड। हमारी डिफॉल्ट अजम्पशन ये रहेगी कि इससे पहले जो परसेंटेज थी जो कि DBM के लिए हमने यूज की थी वो 15% थी, तो आगे भी 15% ही कंटिन्यू होगा। ऐसा हमने इसलिए अज्यूम किया क्योंकि इसमें परसेंटेज के बारे में कोई चेंज नहीं बताया गया। अगर परसेंटेज में चेंज बताया गया होता तो हम परसेंटेज भी चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट इसमें लिखा है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर द पीरियड 1st of April 2011 to 31st of March 2015। हमें अकाउंट्स अप टू शो करने हैं 1st of April 2011 to 31st of March 2015। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है जिसकी हमें यहाँ पर एंट्रीज शो करनी है। समरी हमने इस क्वेश्चन की लिखी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना है सिंस बिगिनिंग और बिगिनिंग की डेट कमेंसमेंट की डेट 1st of April 2011 है बट हमें 1st of April 2011 का बैलेंस ही नहीं पता। हमें 1st of April 2014 का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए सारी बातें बाद में। सबसे पहले हमारा टारगेट है कि 1st of April 2011 में मशीन खरीदी कितने की थी। करंट बैलेंस 2014 है, तो हम कैसे 2011 का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो ये बात, हमें इस समय फिगर नहीं पता 2011 की, बट कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है तो उसमें 100% वैल्यू होती है, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर डेप्शन लगता है और उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। वैल्यू हमें नहीं पता बट हम परसेंटेज के थ्रू उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक जब 1st of April 2011 था तब हमने इस बिजनेस में असेट्स को परचेज किया होगा। वैल्यू हमें नहीं पता बट हमें ये पता है कि उस समय जो भी होगी वो 100% वैल्यू पे चीज रही होगी। फिर 31st of March 2012 आने पर आपने फर्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा और क्वेश्चन में 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम यूज कर रहे थे। इट मींस आपने वो 15% डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस कर दिया। वैल्यू में नहीं पता बट परसेंटेज जो रिमेनिंग रही होगी 1st of April 2012 को जो बैलेंस हमारे पास रह गया होगा वो 85% रह गया होगा। फिर हमने आगे फिर डेप्शन लगाया होगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, 31st of March 2013 को हमने फिर डेप्शन लगाया होगा।
बट इस बार जो डेप्थ हमने चार्ज किया होगा वो 85% का 15% चार्ज किया होगा। और हम 85 का अगर 15% कैलकुलेट करें तो फिगर हमारे पास आ रही है 12.75%। इतना डेप्रिसिएशन हमने नेक्स्ट ईयर चार्ज किया। माइनस अगर मैं इसे कर दूं तो बैलेंस मेरे पास जो बचा होगा 1 अप्रैल 2013 को बैलेंस वो 72.25% बचा होगा। मुझे इस डेट तक, जो क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन है 1 अप्रैल 2014, वहां तक सबसे पहले परसेंटेज जाननी है कि कितनी चार्ज हो चुकी है डेप्रिसिएशन की। फिर उसके बाद 31 मार्च 2014 को हमने फिर से एक डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। अगेन 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अगर हम 15% कैलकुलेट करें तो फिगर हमारे पास आएगी 10.8375। अगर मैं इसे भी सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास बैलेंस जो रह गया वो 61.4125% है। ये बैलेंस 1 अप्रैल 2014 का होगा। और हमें क्वेश्चन में 2014 1 अप्रैल का ही बैलेंस गिवन है। इस फिगर को मैं जानता हूं। एक्चुअल फिगर 2011 की मुझे नहीं पता, बट इस फिगर को मैं जानता हूं। और ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है ₹3,68,475। अब क्योंकि मुझे 2014 की 61.4125% पता है, इसी हेल्प से मैं यहाँ की फिगर ओपनिंग बैलेंस वापस रिकैलकुलेट कर सकता हूँ। जो चीज शुरू में 100% थी वो 3 बार डैश लगने के बाद 3 इयर्स के बाद 61% अप्रोक्सीमेट हमारे पास रह जाती है और उसका अमाउंट है 3,68,475। तो अगर मुझे वापस बैक यहाँ की फिगर को चाहिए, क्योंकि अकाउंट स्टार्ट करने के लिए 2011 जब तक आपको नहीं पता, क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे आप, तो आपको ये फिगर बैक कैसे निकालनी है? सीधी सी बात है, कोई फिगर जो कि 3,68,475 है वो एक्चुअल में 61.4125% है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 100% जानने के लिए डिवाइड करेंगे पहले 61.4125 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो उससे हमें ओरिजिनल वैल्यू का पता चल जाएगा। अगर इसे अप्लाई करें 3,68,475 डिवाइड बाय 614125, तो फिगर हमारे पास एक्यूरेट 6 लाख रुपीज आ रही है। इसका मतलब जब हमने ये मशीन परचेज की थी तब वो 6 लाख की थी। 3 बार डेप्शन लगने के बाद ये बैलेंस इतना रह गया और हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो किया। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर जो उसने डिमांड किया, अकाउंट शो करना है 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2015, वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमें पता चल गया 1 अप्रैल 2011 में जब हमने परचेज की थी तो ये असेट 6 लाख की थी। यहाँ पे लिख सकते हैं टू बैंक अकाउंट ₹6 लाख। अब 3 बार डेप्शन लगाएंगे और उसके बाद क्रॉस चेक भी हम करेंगे कि क्या सच में हमने कैलकुलेशन ठीक किया, क्या सच में 3,68,475 दोबारा आएगा 6 लाख से। चेक करते हैं। अब 31 मार्च 2012 हम सबसे पहले अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और अभी हम ओल्ड मेथड 2014-15 में मेथड चेंज होगा, इसलिए 3 बार आपके अकाउंट्स में ओल्ड मेथड यूज हो चुका होगा। ये सारी पास की बातें जो हो चुकी है। तो अब तक क्या हो चुका है, यहाँ 2014 के बैलेंस से पहले जो कुछ हो चुका है ओल्ड सिस्टम से, वो सबसे पहले हमें यहाँ पे शो करना है। तो डेप्रिसिएशन हमारा 15% इसके अंदर कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 90,000। देन बैलेंस सीडी अगर 6 लाख रुपीज में से माइनस कर दें आप 90,000 तो बैलेंस बचेगा 5,10,000 रुपीज, जो कि 1 अप्रैल 2012 में आके बन जाएगा हमारा बैलेंस डीडी 5,10,000। अगेन 31 दिसंबर 2013 हम फिर से डेप्शन चार्ज करेंगे और 5,10,000 का अगर 15% कैलकुलेट करें फिगर आएगी 76,500। माइनस कर देंगे तो हमें बैलेंस फिर से मिलेगा 5,10,000 था। 5,10,000 माइनस करने के बाद बैलेंस बचेगा 4,33,500, जो कि 1 अप्रैल 2013 में आके बन जाएगा बैलेंस बीडी
4,33,500। इस बार फिर एक डेप्शन लगाएंगे 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन, और इस बार डेप्शन फिर से 15% निकालें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो फिगर आएगी 65,025। और फिर हमारे पास आ गए यहाँ पे बैलेंस सी 4,33,500 था, 4,33,500, और अगर इसमें से माइनस कर दें फिगर तो हमारे पास बचा है 3,68,475, जो कि 1 अप्रैल 2014 में बन जाएगा हमारा बैलेंस बीडी 3,68,475। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में उसने हमें यही बैलेंस 1 अप्रैल 2014 के लिए दिया था, और वही बैलेंस हमारा अपने से आ गया जब हमने 6 लाख से इस मशीन को स्टार्ट किया, 3 बार डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाया, वही बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन था हमें मिल गया। इट मींस अभी तक हमने जो कैलकुलेशन किया वो एकदम एक्यूरेट है। अब इसके बाद चेंज ऑफ मेथड, हमने इस साल मेथड को बदलने का फैसला कर लिया है और हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड छोड़ के स्ट्रेट लाइन मेथड पे अब जाना है। पहली बात, अकाउंट्स में जितनी एंट्री हो चुकी है वो अब हम चेंज नहीं कर सकते, और अगर हमने शुरू से ये मेथड बदलना है तो हमें शुरू से ही ये मेथड की फिगर को भी अप्लाई करना पड़ेगा। हमें सिंस बिगिनिंग अगर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड लेकर चले होते तो क्या बैलेंस होता, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आप इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं ले सकते। तो अब हमने अकाउंट्स तो बना लिए हैं, बट अलग से हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर बिगिनिंग से हमने अपना स्ट्रेट लाइन मेथड रखा होता तो आज क्या वैल्यू होती। तो इस वर्किंग को हम अलग से करते हैं। अगर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड सिंस बिगिनिंग फॉलो किया होता तो क्या होता, सबसे पहले 2011 में 1 अप्रैल 2011 में आपने एसेट को परचेज किया होता और फिगर 6 लाख की होती। 3 बार आपने डेप्शन लगाया होता, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड शुरू से फॉलो किया होता तो पहला डेप्रिसिएशन जो आपने लगाया होता वो 31 मार्च 2012 को 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 90,000 रुपीज चार्ज किया होता। फिर उसके बाद हमारा बैलेंस आ जाता, बैलेंस की डेट आती 1 अप्रैल 2012, बैलेंस 5,10,000। अगेन आपने डेप्शन 31 मार्च 2013 को लगाया होता, फिर 90,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड जो डेप्शन एक बार लगेगा वही एवरी ईयर लगेगा, और आपका जो बैलेंस बचा था वो बचा था 4,20,000, जो कि 1 अप्रैल 2014 का बैलेंस होता। फिर आप फिर कंटिन्यू करते 31 मार्च 2014, फिर डेप्शन लगता अगेन 90,000, और आपका बैलेंस 3,30,000 होता 1 अप्रैल 2014। तो अगर आपने ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड बिगिनिंग से चार्ज किया होता तो आज आपकी मशीन यहाँ पर 3,68,475 की नहीं बल्कि 3,30,000 की होती। बट हमारे अकाउंट में तो 3,68,475 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये सारे डेप्शन तो कैंसिल नहीं कर सकते, जो लिखा जा चुका है उसे तो नहीं काटा जा सकता, बट इस फिगर को चेंज किया जा सकता है। ये 3,68,475 को हम 3,30,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन इस बार चार्ज करना पड़ेगा। कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, जो ओल्ड मेथड वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं, इसमें से पता चल जाएगा। ओल्ड मेथड वैल्यू हमारी कह रही है कि फिगर है 3,68,475। इट मींस 38,475 अगर मैं और माइनस कर दूं 38,475 तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होके इक्वल टू 3,30,000 हो जाएगी, जो कि हमारे को वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, काट मैं सकता नहीं इस फिगर को, तो एज इट इज लिखेंगे 3,68,475, बट इसमें इस साल एक एडिशनल डेप्शन 38,475 का चार्ज कर देंगे, जो कि पिछले 3 साल का जो पेंडिंग डेप्रिसिएशन था उसको कवर करेगा। तो जैसे ही हमारा इस बार फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2014, सबसे पहले जो हमारा पिछले 3 साल के डेप्रिसिएशन में पेंडिंग अमाउंट है, थोड़ा थोड़ा करके टोटल 38,475 वो चार्ज करेंगे।
जैसे ही आप इसकी एंट्री करेंगे, इसका नेट बैलेंस आप अकाउंट में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3,30,000 में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारा होना चाहिए, और इसमें पूरे 3 साल का डेप्शन एडजस्ट हो गया। अच्छा, इसके आगे नाम क्या लिखना है? नाम आपको डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है। क्यों डेप्रिसिएशन नहीं लिखना? अगर आपने डेप्रिसिएशन लिखा तो इसका इफेक्ट सीधा P&L अकाउंट में जाएगा, और हम पिछली गलती को ठीक करने के लिए इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस का तो गलत नहीं कर सकते, ये करंट ईयर का डेप्शन है ही नहीं। हम करंट ईयर का जब डेप्शन लगाने की बारी आएगी तब हम लगाएंगे और नाम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस बार जरूर लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और इस बार तो हमें नई मशीन के साथ साथ पुरानी पे भी लगाना है। ये तो ओल्ड डेप्रिसिएशन हमारा रहेगा 90,000, पक्का लगाएंगे 90,000, उसे P&L में भेजेंगे भी। बट पिछले साल का डेप्शन इस साल के P&L में कैसे भेज सकते हैं? हमने सीखा हुआ है कि करंट ईयर के एक्सपेंस करंट ईयर के P&L में जाते हैं, और ये डेप्रिसिएशन जो एडिशन है वो करंट ईयर का नहीं है, ये तो प्रीवियस ईयर का है। तो हमें इसे किसी और नाम से एडजस्ट करना पड़ेगा। किस नाम से एडजस्ट करेंगे? इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसे बोलेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट वही अकाउंट है जो कि आपने रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के लिए भी यूज किया, इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला जा सकता है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ये कभी P&L में नहीं जाता, ये डायरेक्ट कैपिटल को एडजस्ट करता है, कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करता है। क्यों कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करता है? क्योंकि ये इस साल के P&L अकाउंट की एंट्री नहीं है। लास्ट ईयर्स में आपने प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जितने भी प्रॉफिट आपने लिए हैं पिछले, वो सारे गलत हैं, और सारे प्रॉफिट गलत होने से कैपिटल का बैलेंस इफेक्ट हुआ होगा। तो इसीलिए हम P&L एडजस्टमेंट लिखेंगे ताकि डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो जाए और करंट ईयर के P&L को गलत ना करे। करंट ईयर के डेप्शन के लिए हमने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना शुरू कर दिया। इस साल का डेप्शन 90,000 ही लगेगा, बट इस बार हमने एक न्यू मशीन भी खरीदी है, इसलिए उसके ऊपर भी डेप्शन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने इस साल 2 लाख रुपीस की न्यू मशीन परचेज की है। जो न्यू मशीन परचेज की है वो 1 अक्टूबर 2014 को की है, जिसके लिए हमें कैश या बैंक अकाउंट लिखना है। ये हमारे लिए न्यू मशीन हो गई है, और इसके लिए हमने 2 लाख रुपीस स्पेंड किए। ईयर एंड होने पर ओल्ड मशीन पे तो डेप्शन ऑलरेडी लिख ही दिया, इस न्यू पे भी डेप्शन लगाना पड़ेगा, और न्यू पे डेप्शन कितना हो जाएगा? 2 लाख का 15% 30,000 रुपीज। बट ये 30,000 रुपीज तो फुल ईयर का हो गया, और हमने अक्टूबर में मशीन परचेज किया है, इसलिए ओनली 6 मंथ डेप्रिसिएशन ही आप चार्ज कर सकते हैं। और अगर इस 6 मंथ की वैल्यू निकाली जाए तो फिगर हमारी होगी ₹15,000। टोटल डेप्शन जो इस बार चार्ज किया हमने, वो चार्ज किया 1,05,000। और लास्ट अब इसमें निकालेंगे बाय बैलेंस CD। 2 बैलेंस निकलेंगे इसमें, एक तो ओल्ड मशीन और एक न्यू मशीन। जो ओल्ड मशीन है उसके ऊपर आपने इस साल 2 डेप्शन चार्ज किए हैं। 3,68,475 थी, उस पे 38,475 ओल्ड डेप्रिसिएशन एज वेल एज 90,000 का न्यू डेप्रिसिएशन। तो दोनों डेप्शन माइनस कर दीजिए, 3,68,475, और इसमें से 38,475 माइनस करते ही आ जाएगा 3,30,000, और उसके बाद हम इसमें से 90,000 और माइनस कर दें तो ये फिगर बचेगी 2,40,000। न्यू मशीन 2 लाख की थी, उसके ऊपर हमने 15,000 डेप्शन इस साल लगाया तो 1,85,000, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो फिगर हमारे पास है 4,25,000। आप इस अकाउंट का टोटल कर सकते हैं। जब आप टोटल करेंगे तो 5,68,475 और 5,68,475। जो बैलेंस CD था वो 1 अप्रैल 2015 में यहाँ बन जाएगा हमारा बैलेंस BD, जिसमें ओल्ड एंड न्यू 2 बैलेंस होंगे, 2,40,000 एंड 1,85,000, टोटल 4,25,000। तो इस तरीके से हमारा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे लेते हैं क्लियर होता है। कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव हो तो आपको एक अलग से बिल्कुल बिगिनिंग से अगर हमने न्यू मेथड फॉलो किया होता तो कितनी वैल्यू होती ये जानना जरूरी है, और जिस डेट को आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन था वहां की वैल्यू से हम अपनी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर हमें वैल्यू को डिक्रीज करना है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। आने वाले किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू को इंक्रीज करना पड़े, इंक्रीज करने के लिए सेम नेम से टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। तो ये हमने एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया। इसके आगे आने वाले क्वेश्चन कुछ और एडवांस होंगे जिसमें और छोटी सी एडिशनल प्रॉब्लम हम फेस करेंगे।